अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं ज़ैनब जतोई और प्रोग्राम व्यू पॉइंट से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पंजाब के बाद अब सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ उरूज पर हैं और गुड्डू बैराज से बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और कई सैलाबजदा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कतर पर इसराइल के हमले के बाद पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल और हमले के नतीजे, आलमी मंजर पर होने वाली पेश रफ्तों का जायजा लिया जाएगा और इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय फौजी मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में कराची में 100 से ज़्यादा मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती के इंसानियत सोज वाक़े को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त सैलाब मुताबिक को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही है और रिहैबिलिटेशन के हवाले से लेकर बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब। इमरान साहब, आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने भी इस तरफ इशारा किया है कि हर साल कीमती जानों का ज़िया जो हो रहा है इसका हम एक दफ़ा फिर दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से प्रॉपर एक हिकमत अमली बनानी होगी और रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर फ्लड अफेक्टेड जो हैं उनके साथ ताउन किया जाएगा। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़रा बात सीधी सी है, कोई भी मुल्क हो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हो, तो हर साल इस तरह से अगर वहां पे नुकसान हो, कुदरती आफात हो, सैलाब हो, लोगों की जाने जाएं, तो जान से ज्यादा कीमती चीज तो कोई नहीं होती। तो ये नुकसान तो किसी दौर भी पूरा हो ही नहीं सकता। और फिर रहेगी बात हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक की, तो वहां पे तो देखें लोगों की जाने भी जाती है और साथ बेचारों का माल भी जाता है। किसान के पास होता क्या है? किसान के पास उसकी जमीन होती है, उसके मवेशी होते हैं, उसका चारा होता है, उसी पे उसका सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब वो सारा सामान ही उसका अगर पानी में गर्क हो जाए, पानी में बह जाए, तो वो फिर वो बेचारा क्या करेगा? फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतों ने पिछले आप देखें 77 सालों में हुआ क्या कि यहाँ पे हमारा सारा साल हम रोते रहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए। और उसके बाद जब पानी आ जाता है तो हम इस पे रोना शुरू कर देते हैं कि पानी ने तबाह कर दिया, क्योंकि हमारे पास उनको उस पानी को जहीरा करने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है। अगर हमने इस पे शुरू से काम किया होता, कालाबाग डैम बनाया होता, दूसरे डैम बनाए होते, तो आज सूरत हाल ये ना होती। दूसरी बात ये कि अगरचे फिर भी नुकसान होता, लेकिन देखिए बहुत सारा पानी उन डैमों में खप जाता, बहुत सारा सिस्टम आपका जो है वो पानी को संभाल लेता। लिहाजा ये जो चीजें हैं इनसे बचने का एक ही तरीका है कि बेशक आप छोटे छोटे डैम बना लें। अगर आप कालाबाग डैम या इस तरह के मंसूबे नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। सबसे पहले तो यहाँ कौमी यकजहती की जरूरत है, इत्तफाक राय की जरूरत है। उसके बाद आप छोटे छोटे डैम पहले बना लें और वहां पे इस तरह से निपटने के लिए कोशिश करें। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि आप अगर जो आपके बंद हैं जिन पे आप सारा साल 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, कागजों में फाइलों में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन अमलन वहां पे कुछ नहीं होता, तो क्या वो सिर्फ इस तरह की जो शिकायत होती हैं कि जो 62 लोग हैं वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने शहरों को बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए वो अपने बंद मजबूत करवा लेते हैं और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, अब यकीनी तौर पे आपको हिकमत अमली बनाई जाएगी। अभी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से IMF से बात की जाएगी, क्या लगता है इससे मुतासरीन को कोई फायदा होगा? देखो फायदा तो होगा, यकीनन होगा। अगर IMF ने इजाजत दे दी, देते आप ये भी तो देखे ना कि आप लोगों के हाथ भी तो बंधे हैं ना। अगर IMF इजाजत देगा तो फिर रिलीफ जरूर मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि वजीर आजम की ये अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है। और उन्होंने ये जो कहा है इससे देखे IMF को भी सारे हालात IMF के सामने हैं, उन्हें पता कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि 1 महीने के रिलीफ से तो शायद उन बेचारों को कोई फायदा ना हो। ये रिलीफ भी बल्कि 2-3 महीने का होना चाहिए, उन बेचारों को संभलने का मौका तो मिले। लेकिन
बहरहाल जो भी है इस पे जो हुकूमत का ये अच्छा कदम है, इस पे अमल होना अच्छा चाहिए। इमरान साहब, ये तो एक अच्छा कदम है ही। जब भी हमने देखा कि फ्लड आए पाकिस्तान में, बड़े सैलाबों की बात की जाए 2010 2022, तो हमने हमेशा इंटरनेशनल अपील की और इंटरनेशनली हमारी मदद भी हुई। अब क्या समझते हैं, जिस तरह से एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अंडरटेक करेगा रिहेबिलिटेशन को, हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मदद लेनी चाहिए, इंटरनेशनल अपील करनी चाहिए। तो क्या वजह है, क्यों हुकूमत जो है वो बाहर से मदद नहीं मांगना चाहती? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, गुजारिश ये है कि मामला आप देखें, हम तो हर वक्त तो हमने कासा उठाया होता है, हर वक्त तो आपके हुक्मरानों के हाथ में पिस्तौल होते हैं। कोई चीज होती है तो आप फौरन बाहर मांगने चले जाते हैं। तेल आप उधार लेते हैं, गैस आप उधार लेते हैं, तो वो IMF से कर्ज लेते हैं और फिर वो कर्ज उतारने के लिए भी दोबारा कर्ज लेते हैं। जी तो जी वर्ल्ड जी। बैंक की आपने देना है। आपके जो बरादर ममालिक हैं, वो सऊदी अरब हो, वो कतर हो, वो UAE हो, उनसे आपने मांगे तांगे के पैसे रख के अपने रिजर्व जो है उनको बचाया हुआ है। चीन हर वक्त आपकी मदद को मौजूद होता है। तो ये देखिए, हर काम दुनिया का मांगे तांगे से तो नहीं होता। बिलावल ठीक है। भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो अगर ये समझते हैं कि इस पे आलमी जो है ताकतें, उनसे मदद लेनी चाहिए, तो ये भी करके देखने, अच्छा लेकिन ये एक अच्छी बात। इमरान साहब, एक छोटा सा पॉइंट है। क्या लगता है आपको 2022 में जब सैलाब आया, पाकिस्तान की मदद हुई थी, इंटरनेशनली एड हमें आई थी, क्या समझते हैं डोनर्स का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया पाकिस्तान पे? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे प्लेजेस किए थे, बहुत वादे किए थे तब भी कि हम ये वाले प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, और लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका सिर्फ एक आध वादा पाकिस्तान की जानिब से पूरा किया गया। तो क्या समझते हैं इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं, उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी है पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान तो जो पैसे हम भेजते हैं वो मुनासिब तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करता? देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट अभी नया नहीं है। हाँ। आपको शायद इल्म में हो, जब अफगान जहाद हो रहा था, अफगान महाजरीन के लिए इमदाद आती थी, तो वो घी, वो चीजें बाहर बाजार में बिक रही होती थी। इसी तरह से जब सैलाब ज़दगान के लिए उनको खैमे आते हैं, कुछ चीजें आती हैं, जलजिला से मुतासरीन के लिए जो सामान आया था, तो कराची में, लाहौर में, पिशावर में, पिंडी में, शहरों में बिक रहा था। अब मामला ये है कि उससे फिर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो चीज जो गरीब के लिए आएगी, उस गरीब तक पहुंचेगी नहीं, बल्कि वो बासर लोग जो हैं वो बाहर से ही कंटेनर लेके तो बाहर बेच खाएंगे, तो फिर इदारे आप पे भरोसा करें कैसे? आप बिल्कुल। अपनी करतूतें भी तो देखें ना। हमने दुनिया के सामने अपना चेहरा पेश कौन सा किया? बिल्कुल ऐसे है कि जो पैसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसे मुनासिब से इस्तेमाल किया जाए, और मुनासिब जो है वो प्रोजेक्ट के प्रपोजल जो हैं वो आगे पेश किया जाए। इस पर बात मजीद करेंगे। अभी सिंध में सैलाब की क्या सूरत हाल है, इस बारे में जानेंगे। रशीद रज़ा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद, बताइएगा, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, अगर हम बात करें गुड्डू बैराज की, तो इस वक्त यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता सखर बैराज की जानिब आएगा, सखर बैराज से कोटरी बैराज और फिर इंडस डेल्टा में। बात यह है कि इस वक्त अगर हम गुड्डू बैराज की बात करें, तो गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसिक है, और इस वक्त पानी जो है तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे जो एदादा शुमार है, जो माहिरीन है, जो हमारे यहाँ पे इरिगेशन का काम है, उनसे बात हुई है, तो उनका आइडिया एक तरीके से जो महफूज आइडिया है वो ये है कि 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी आएगा, जो कि महफूज। उसके बावजूद अभी अगर हमें जो इतला मिली है, गुड्डू बैराज से 3 नहरें जो हैं उसको खोल दिया गया है, यानी कि जो पानी सैलाबी पानी आ रहा है वो 3 नहरों में भी जाएगा, यानी कि और गुड्डू बैराज पर जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मगर चूंकि ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है, तो इसकी वजह से जो गुड्डू और सखर के दरमियान कच्चे का इलाका है, बड़ी तादाद में तकरीबन 50 से 60% इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है, जहां से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। अगर अब हम आज के एक वाकये की बात करें, तो पन्नो अकील के एक सदूजा का मकाम है, जहां पर जो लोग अपने आप नकल मकानी कर रहे थे, अपनी मदद आपके तहत कच्चे से महफूज मकाम की जानिब आ रहे थे, उनकी कश्ती जो है वो ओवरलोड होने की वजह से दरिया में उलट गई। पानी भी कम था, मगर जो लोग थे 15 से 16 अफराद बताए जा रहे हैं कि 16 अफराद थे, जिनको फौरन पुलिस और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तैर कर अपनी जाने बचाई उसमें, और सामान भी था, मोटरसाइकिल भी थी उनकी। तो इस हवाले से जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, तो उनको इसका कहना यह था, डिप्टी कमिश्नर का, कि जो नकल मकानी करना चाहते हैं वो सरकारी जो बोर्ड से इस्तेमाल करें। रशीद, ये बताइएगा कि ये जो अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है वो तो हो रहा है,
लेकिन सरकारी सतह पे आप क्या समझते हैं, मुतमिन है आपके सरकारी सतह पे सिंध में खासतौर पे इस सैलाबी रेले से बचने के लिए बर वक्त कुछ इकदाम किए गए हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं? सर देखें, दिखाने के लिए तो बहुत सारे इकदाम किए गए हैं, रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं जो मीडिया को बार बार दिखाए जा रहे हैं, मगर अगर हम अमली तौर पर काम बात करें, अमली तौर पर कागजात पर तो बहुत सारा फंड्स भी आया है और बहुत सारा फंड्स खर्च हो भी चुका है, मगर जो अमली पर इनको सिंध गवर्नमेंट का काम है, जो बंदों के पुश्ते मजबूत करने का काम होता है, और जो मुतासरीन है अंदर, जो कहा जाए जो कच्चे में के रिहायशी हैं, उनको महफूज मकाम की जानिब निकालना होता है। एक ड्रामाई तौर पर तो कुछ नजर आता है कि वो करते हैं, दिखाते हैं, मगर अमली तौर पर जो अंदर बहुत ज्यादा कच्चे के अंदर हैं, जो नशेबी इलाकों में रहते हैं, वहां पर उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका है। वो निकलने के लिए तैयार भी नजर नहीं आते, दोनों जानिब के है। मगर ये बात ये देखें सर कि जब पूरा साल काम नहीं होता पुश्तों पर, जिससे जो है वो जो पुश्ते कमजोर हो जाते हैं, वहां पर चूहे और जानवर जो अपने बिल बना लेते हैं, उसके बाद जो काम नहीं किया जाता, वो इन दिनों में एक्स्ट्रा काम किया जाता है, पत्थर डाले जाते हैं। यूं कहा जाता है कि जो फंड्स हैं वो पत्थरों की नजर कर दिया जाता है, जो पानी में बह जाता है, जिनका ऑडिट भी मुकम्मल तौर पर सही तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन रशीद, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या हुकूमत सिंध है या हुकूमत पंजाब है, हुकूमतें तो सारा साल इन पुश्तों की मजबूती के लिए फंड्स जारी करते हैं, बाकायदा ठेके होते हैं, और सब कागजात में तो फाइलों के पेड़ तो इस तरह से बढ़े जाते हैं कि शायद सारा साल इन पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम होता है। तो आपकी बातों से तो ये लगता है कि अमलन पूरा साल कुछ नहीं होता, सिर्फ ठेकेदार और बासर लोग मिलके अपने पेट भरते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह की बातें हैं कि जो सिर्फ फाइलों का पेट भरा जाता है, पूरे जो फंड्स है वो खा लिए जाते हैं। मुश्किल से 10% लगाया जाता है दिखाने के लिए तौर पर कि हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम आज भी गुड्डू बैराज की बात करें तो गुड्डू बैराज की जो मेंटेनेंस के नाम पर हर साल 2 दफा मेंटेनेंस की जाती है, कि वहां पर भी सैलाब के दौरान जो है 2 पानी में फंस गए, पानी के प्रेशर में फंस गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर दूसरे फंड से लगा के फिर एक दफा फंड लगा के उनको बहाल करने की कोशिशें की गई। इसी तरह अक्सर हम ये देखते हैं कि जब पानी ज्यादा आता है, सैलाबी रेले आते हैं, तो कभी सक्कर बैराज के गेट्स फंस जाते हैं। जब इनसे पूछा जाए तो बोलते हैं ये रूटीन के काम है, भाई मशीनें लगाई जाती हैं। तो भाई ये पूरे 2 साल में 2 मरतबा मेंटेनेंस होती है, ग्रेसिंग होती है, तमाम बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें सिंध के हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत की जानिब से वैसे तो दावे किए जा रहे थे कि अगर सैलाबी सूरत हाल बनती है तो हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन अभी जो सामने आ रहे हैं फैक्ट्स, तो उनमें तो यही लग रहा है कि तैयारियां शायद उस तरह से नहीं की गई जिस तरह की जानी चाहिए थी। और इसी पे हमारे रिपोर्टर भी हमें बता रहे थे, इमरान साहब भी अपने तज्जिया हमें दे रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इसराइली हमले का जवाब कतर तक महदूद नहीं रहेगा, कतरी क़यादत का ऐलान, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, कतर पर इसराइली हमले पर इस वक्त पूरी दुनिया से सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। ना सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़रें कल इस्लामिक वर्ल्ड का जो इजलास होने वाला है उस पर हैं कि कल के इजलास में क्या एलामिया सामने आएगा, क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, किस तरह से इसराइल को जवाब दिया जाएगा। और आज एक अहम मुलाकात हुई है, कतर के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और क्या कतर और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। वकार खान साहब, क्या कहेंगे, आज कतर के वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात का ना तो एलामिया सामने आया, ना कोई तस्वीर सामने आई, ना मुलाकात का ये पता चल सका कि किन उमूर पर बात हुई इस मुलाकात में। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, क्यों इस मुलाकात को पब्लिक नहीं किया गया? आई थिंक इसमें पहले तो जो बैकग्राउंड है आपको पता होगा, जब हमला हुआ कतर पे और इसराइल ने किया, मैं पहले से कहता हूँ कि 2 गुंडे हैं, एक वेस्ट एशिया में नेतन्याहू है और मोदी है साउथ एशिया, और ये एक नया नॉर्मल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये दिन दिहाड़े किसी मुल्क पे हमला कर सकते हैं, दे कैन अंडरमाइन सिक्योरिटी सॉवरेनिटी, और दुनिया आगे से कुछ ना कहे। तो वो मेरे ख्याल होगा नहीं। अरब वर्ल्ड में आई थिंक स्पेशली गल्फ रीजन में ये एक थॉट रहा है कि दे कैन हैव गुड रिलेशनशिप विद वेस्ट, स्पेशली अमेरिका के साथ, और सिक्योरिटी की गारंटी होगी। और कहा जाता था कि ऑयल रिच किंगडम्स पे हमला नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है एंड बाय एंड लार्ज दे आर फ्रेंडली विद एवरीबॉडी। लेकिन नेतन्याहू ने आई थिंक अपनी एक्सुबरेंस में इस आइडिया को भी आई वुड से कि ऑलमोस्ट स्मैश कर दी है
कि यू कैन बाय सिक्योरिटी बाय अलाइनिंग विद द वेस्ट, और इसमें एक्चुअली अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके लिए आई वुड से कि देयर क्रेडिबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट हैज बीन चैलेंज बड़ी बुरी तरीके से। आई थिंक जो कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जो कि आपने ये पस मंजर भी बयान किया है, तो सबके सामने और तमाम दुनिया में तजियाकार जो है इसमें अपनी अपनी राय भी पेश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अब जो कल इजलास होने जा रहा है अरब ममालिक का, इस्लामी ममालिक का, क्या इसमें वो इतनी दिलेरी दिखाते हुए वाकई ही अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए इसराइल पे कोई मुश्तरका हमला करने के बारे में ऐलान कर सकते हैं, या मुश्तरका को लाहे अमल अपनाया जा सकता है जो वाकई ही काबिल अमल हो? जिसमें देखें हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड भी नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि कल हमारे जो मंदूब थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से, आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी ने इजराइल को इस तरीके से कन्फ्रंट किया है, और बड़े आई थिंक अच्छे पैराए में, और प्रॉब्ली गल्फ के कंट्री से ज्यादा पाकिस्तान ने एग्जर्ट किया। एक तो ये पाकिस्तान ने फिर यकजहती का इजहार भी किया है। मेरे ख्याल में भी टाइम आ गया। देखें ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाता, खुदा ना खास्ता आप इमेजिन के मक्का मदीना पे हमला हो, तो क्या हम फिर मजम्मती करारदादें पास करेंगे? मेरे ख्याल में इस्लामिक वर्ल्ड हैज टू मूव टुवर्ड मोर यूनिटी, और उसमें इस्लामिक लेट्स से मिलिट्री रिस्पांस की बात भी हो सकती है। मेरे ख्याल में इजराइल के हाथ नहीं रोके जिस भारत के हाथ पाकिस्तान ने रोके थे, डिस्पाइट बीइंग देखें स्मॉलर पावर कंपैरेटिवली। आप लड़ पड़े थे 3-4 दिन में, आपने उनकी जो लेट्स से मिलिट्री माइट उसको स्मैश कर दिया, और अभी 2-3 महीने हो गए अपने वो चाट रहे हैं। सर ये एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आज इस आगदार साहब भी वहां तशरीफ लेके जा रहे हैं, और कल फिर वजीर आज़म दोबारा एक वफ्द के साथ जाएंगे, और ये भी शदीद है कि खास तौर पे पाकिस्तान को दावत दी गई है इस इजलास में शिरकत के लिए। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान से भी कोई फौजी मदद मांगी जा सकती है? और पाकिस्तान मोरल सपोर्ट तो पहले ही कर रहा है उनकी। ये देखिए पहले भी एक अरेंजमेंट रहा है, जब सऊदी अरेबिया को जरूरत थी तो हमारा पूरा एक ब्रिगेड होता तबूक में, और अभी भी मिलिट्री प्रेजेंस है, बहरीन में है, हमारी एक सेटअप है मिलिट्री का। तो आई थिंक मिडिल ईस्ट हैज रियलाइज, इवन जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनका भी आई थिंक फर्स्ट टाइम अभी स्टेटमेंट आया है कि कलेक्टिवली वी हैव टू फाइट बिकॉज वी लुक एट द मिलिट्री पावर जो है, डिस्पाइट के पास बड़े हाईटेक वेपन सिस्टम्स हैं। तो पाकिस्तान ने आई एम श्योर अपनी जो एक्सपर्टीज है अपनी हेल्प पे ऑफर भी की होगी, और गल्फ में एक रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान पे अगर वो इंसार करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमने देखा रियलाइजेशन, तो अगर रियलाइजेशन की बात करें तो गजा के मामले पर हमने देखा कि OIC के इजलास होते रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो हमने इस्लामिक वर्ल्ड की खामोशी देखी है गजा के मामले पर। अब कतर के मामले में आपको लगता है कि कोई वाकई सख्त जवाब दिया जाएगा इसराइल को? 100% मैं तो इसको साइलेंस ऑफ द लैम्स कहता हूँ। एक फिल्म भी थी जिसमें कसाई बारी बारी जबा करता है, और ये आई थिंक प्रेडिक्शन भी रही है कि अगर आपने इस तरीके से जो बुलीज हैं उनके रोब में आना है और अंडरमाइन होना है, और आप सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देखें। फिर एक अरब स्ट्रीट भी है, ये नहीं है कि वहां पे प्रेशर नहीं डेवलप होता है, एक इज्जत नफ्स अवाम की भी होती है। देयर विल बी ह्यूज प्रेशर, और मेरे ख्याल में अभी जैसा प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग व्हिच कम्स आउट डेफिनेटली। फलस्तीनियों के बारे में तो हमने कोई पिछले 1.5 साल में कोई 5 आई वुड से प्रोग्राम बात की। ब्रिगेडियर साहब 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि मार के हक और ऑपरेशन बयानुल महसूस के बाद पूरी दुनिया ने जिस तरह से देखा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 2 गुंडे हैं, 2 बदमाश हैं, उनमें से एक बदमाश की जिस तरह से हमने पिटाई की, तो क्या इसके बाद आप नहीं समझते कि अरब ममालिक खसूसन जो है उनका भी पाकिस्तान पे इन्हिसार जो है और एतमाद बढ़ा है? जी बहुत बड़ा चेंज आया। देखें टर्की की मैं मिसाल देता हूँ, दे कंसिडर पाकिस्तान एज फोर्ट्रेस ऑफ टर्की। वो कहते हैं हमारी सरहद शुरू होती है पाकिस्तान और भारत की सरहद से, इस्लामाबाद को फोर्ट्रेस कहते हैं। अरब ममालिक डिली डैली जरूर करते रहे और देयर वर लॉट ऑफ रिलायंस, बट आई थिंक मार्का हक और बयानुल महसूस के बाद इट्स अ टोटली चेंज। पाकिस्तान हैज कम अप एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, स्टेबलाइजर, और डेफिनेटली जब आप देखते हैं इस वक्त की बड़ी जो फौज है इस्लामिक वर्ल्ड में, पाकिस्तान विद न्यूक्लियर पावर लीड करता है। तो डेफिनेटली भाइयों की जब जरूरत होगी, और शायद फलस्तीनियों का जो खून है वो भी रंग लाएगा। देखें बेशुमार लोग शहीद किए गए, मेरी असेसमेंट में 100,000 लोग शहीद हो चुके हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, और गजा को मिसमार कर दिया गया इक्वल टू 6 हिरोशिमा
साइज बॉम्ब्स इतना लेकिन फेंका गया है, तो इस तरह नहीं जा सर आप, हाँ सर ये देखे ना आपके, आप न्यूयॉर्क शहर के जो मोस्ट फेवरेट मेयर के उम्मीदवार है ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी अब तो ये कह दिया कि अगर वो मुंतखब हो गए, इंतखाबात में जीत के मेयर बन गए, तो वो तो नेतन्याहू के न्यूयॉर्क में दाखिले पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे देंगे। जी देखिए ये चेंजेस हैं, बिकॉज अगर आप डायस्पोरा को देखें, इस्लामिक जो मुस्लिम डायस्पोरा है पाकिस्तान का, बाकी वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स भी बनता जा रहा है। इस्लामेज आप देख लें, यूके में बर्मिंघम है, लंदन है, और अभी पॉलिटिकल पावर में मिनिस्टर्स हैं इनके, और आप देखेंगे शायद अमेरिका में भी एक स्टेज के बाद बहुत हायर लेवल पे लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक चेंज है, और इसमें वो बड़ी हक सच की बात करते हैं, बिकॉज इसराइल को चैलेंज करना या ज़ायनिस्ट लॉबी को न्यूयॉर्क में बैठ के बड़ा दिल जिगरे वाला काम है, बट दिस इज अ चेंज व्हिच इज कमिंग। बिल्कुल वकार साहब, बिल्कुल एक चेंज है। ममदानी साहब की जो स्टेटमेंट है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इसराइल को अपने एयर शो में आने से मना कर दिया। ये छोटे छोटे एहतजाज ही हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा ये भी बताइएगा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं, इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूएशन। अभी देखें एससीओ की समिट में जो है प्राइम मिनिस्टर गए, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, मिलिट्री परेड भी अटेंड की गई, और ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। आज भारत के मीडिया पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि भारत आ गया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, एंड आई टोल्ड देम देखें यू कैन ट्राई इट, आप जाके बूट भी चाटें, और ये आपकी पॉलिसी रही, लेकिन पाकिस्तान चाइना के दरमियान इंशाल्लाह कोई नहीं आ सकता। तो ये जो आई थिंक प्रेसिडेंट का दौरा है, डेफिनेटली इस टाइम पे टाइमिंग बड़ी अहम है। आई एम श्योर इसके दौरान उनकी हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकातें भी होंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, शायद सीपेक 2 पे भी कोई बातचीत आगे चले, तो बड़ा खुश आइंद है। और पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान अगर करता है, तो उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल जी डेफिनेटली, और इसमें मेंबर्स के साथ रोटेशन में चीजें चलती भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का होस्ट करना, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट टाइम जो है देयर वाज जो समिट था हेड्स ऑफ आई थिंक गवर्नमेंट्स की थी, और अगर बड़ी वाली समिट होती है यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी होगा, और खित्ते में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, इस तरीके से रेस्ट ऑफ साउथ एशिया है, कि पाकिस्तान इज हियर टू स्टे, और ये एक पिवटल पोजीशन में है, जिसमें हमारे रिलेशनशिप विद बेसिकली साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दोनों के साथ पैरेलल चल रहे हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। ब्रिगेडियर साहब आपसे फ़लस्तीन के मामले पर भी कमेंट लेना चाहेंगे। फ़लस्तीनी 2 रियासत के हवाले से करारदाद जो है भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, जिसमें हमास माइनस है। क्या समझते हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो इस चीज़ को मंजूर कर लेंगे कि हमास को माइनस करके या हमास को गैर मुसल्लह करके वो इसराइल के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं फ़लस्तीनी, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? ये देखें, अभी जब कतर पे हमला हुआ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बिकॉज डिस्पाइट के कतर ने भी कहा जी हम नेगोशिएशन जारी रखेंगे। कतर बिकेम सेंटर ऑफ आई वुड से इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सेंटर भी है, तो इसमें आई थिंक अभी बड़ा अरब वर्ल्ड को स्पेशली फूंक के कदम रखना होगा कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जितनी भी आई थिंक कमिटमेंट रही है फ़लस्तीनियों के साथ, कोई भी पूरी नहीं हुई, और जिस तरीके से ये दाइवा पॉलिसी के तहत जेनोसाइड किया गया सारी दुनिया के सामने है। बाकी ठीक है, दे ट्राइड, आई थिंक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे जो मुतारफ ग्रुप्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शामिल नहीं होंगे, तो फिर आई थिंक मुश्किलात बढ़ेंगी और फिर चीजें अमन की तरफ नहीं जाएंगी, प्रॉब्ली दैट्स व्हाई। ब्रिगेडियर साहब यहाँ एक सवाल भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर कि आलमी मीडिया में ये खबरें भी हैं कि कतर पे जो हमला है उसको अमरीकी आशीर्वाद तो हासिल है ही, लेकिन मोसाद और रा उन दोनों का भी ये जॉइंट ऑपरेशन है। क्या आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है? ये देखिए, कतर में एक पहले वाकया हो चुका है, आपको याद होगा कि 8 सीनियर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे भारत के, मोसाद के ही थे जो काम करते हैं, देन दे शेयर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर सबमरीन विद इजराइल। तो कतरीज आर वेरी क्लियर, और उनको फांसी की सजा हुई थी, फिर मूडी ने जाके इनके गिट्टे गोडे पकड़े तो फिर उनकी बख्शिश हुई थी, और आई थिंक बिगर हार्ट ऑफ अमीर ऑफ कतर के उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीजें आई थिंक ईरान ने रियलाइज किया कि वहां पे जहाँ पे ये है दे आर डूइंग ये बेसिकली मोसाद के साथ कोलैबोरेशन। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इनमें बिल्कुल वेट है, और इसमें अगर इस्लामिक वर्ल्ड जो है, स्पेशली जो हमारी रियाद में एक हेडक्वार्टर है इस्लामिक फोर्सेस का,
ये अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क भी बढ़ाएं तो काफी सारी चीजें अनअर्थ हो सकती। मैं हमेशा कहता हूँ मिडिल ईस्ट में ब्रिगेडियर साहब ये आपसे एक और जो बड़ी जरूरी बात हम जानना चाहते हैं कि ये फरमाइएगा कि हमेशा इसराइल जो है ना वो पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन समझता है और हम इसराइल को समझते हैं। अब भी इसराइल ने 2 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसराइल भी भारत जैसी कोई हमाकत कर सकता है? और अगर पाकिस्तान पे ये करता है तो फिर हमारे पास जो शाहीन है, अबाबील हैं, हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है सारी, और फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? ये एक तो आई थिंक दे शुड बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इज नॉट गजा, ये कोई तरन वाला नहीं है। और दूसरा इट्स अ न्यूक्लियर पावर, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो पूरा इजराइल खजूर की गुठली जितना है और शायद 2 वेपन्स की मार होगा, फिर बात वहां तक जाएगी। दे हैव एक्चुअली ट्राइड एज अ प्रॉक्सी। आप देखें भारत को अभी जितने भी हारो ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और अभी भी बेशुमार कोलैबोरेशन इसलिए की गई थी, इनके तो ऑपरेटर्स आके वहां पे शामिल हुए थे। दे डू कंसिडर कि अल्टीमेट जो लड़ाई है शायद पाकिस्तान के साथ ही होनी है, बट आई थिंक दे मस्ट नो इट कि फिर जो पाकिस्तान के पास वेयर विद ऑल है, इट इज मच मोर देन ईरान। और जो ईरान ने इनका हशर किया था, आई थिंक इनके तहस नहस कर दिए सारे सिस्टम, तो पाकिस्तान कैन डू मच मोर देन दैट। तो दे शुड रियलाइज के पाकिस्तान का रिस्पांस जो है बहुत ज्यादा फिर डिस्प्रोपोर्शनेट भी होगा, और इसमें इजराइल की अपनी आई थिंक सॉवरेनिटी क्या उसकी आई वुड से एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है। अच्छा वकार खान साहब, भारत के जो इंटरनल अफेयर्स हैं हम उन पर अक्सर बात करते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी संगीन और ख़राब हो चुकी है मोदी साहब के लिए ख़ास तौर पर। और अब हमने सुना कि भारतीय फ़ौजी एहतजाज कर रहे हैं कि हमें दिफाई बजट जो है उसमें से कम हिस्सा मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दिफा अगर देखा जाए तो भारत में तो दिफा पर काफ़ी भारी बजट लगता है, तो क्यों भारतीय फ़ौजियों की जानिब से फिर एहतजाज किया जा रहा है कि हमें तो उतना बजट मिल ही नहीं रहा? तो इससे भारत की पोजीशन आप कितनी समझते हैं कमज़ोर हो रही है? आई थिंक भारत के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, थोड़ा मैं एक्सपैंड करूंगा। मेरे ख्याल में जो 5 बड़ी फॉल्ट लाइन थी, स्पेशली आफ्टर नेपालीज रेवोल्यूशन, वो बहुत ज्यादा इमर्ज होकर बाहर आई है। नॉर्थ ईस्ट देख लें, अभी मोदी साहब जा रहे हैं 2.5 साल बाद, टोटल बर्न कर रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। दे एक्नॉलेज इट के साथ रियासतें अभी उनके बस से बाहर है। इस तरह इंडियन पंजाब में अभी जब फ्लडिंग की है इंडिया ने, तो पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब आपको यूनिटी नजर आई है, और वहां भी ये बातचीत हो रही है कि वी कैन ब्रिंग सेम रेवोल्यूशन लाइक नेपाल। ऑकवर्ड कश्मीर में अभी एक मूवमेंट चल रही है, इनके एक MP अरेस्ट हुए हैं। बिहार में आप देख लें, पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा आई वुड से कि अभी कॉल्स कर रही है लाइक नेपाल। तो मेरे ख्याल में भारत इज मूविंग टू अ सिविल वॉर मेरे हिसाब में, और अगर ये फाशिस्ट पॉलिसी जारी रखें तो भारत में फिर बहुत बड़ा आई थिंक रिस्पॉन्स है। इसी डोमेन में अगर आप देखें जो इनकी मिलिट्री है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सिखों की एक बगावत हुई थी 84 में इंदिरा गांधी की 85 में असैसिनेशन के बाद, लेकिन अभी बड़े अच्छे बाद मैंने देखा कि रेगुलर फोर्स जो है वो एहतजाज कर रही है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, लग रहा था कि ना पहनने को सही यूनिफॉर्म है ना खाने को कुछ है। और दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर कि अगर आर्मी जो है वो रिवोल्ट करती है तो जस्ट इमेजिन के भारत जो है कि क्या पोजीशन है। बहुत कम बातचीत होती है पाकिस्तान में इंटरनल डायनेमिक्स के बारे में। मेरे ख्याल में 2025 विल बी अ वेरी टफ ईयर, और भारत शायद एक प्रॉपर सिविल वॉर की तरफ चला जाए, बिकॉज जो ड्रॉन है फोर्सेज वो बहुत ज्यादा एंग्री है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वकार खान साहब, आप हमें बता रहे थे इस हवाले से। अब कल का IC का इजलास है वो नहायत अहमियत का हामिल है। कल के इजलास में क्या फ़ैसले होंगे, इसराइल को किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ये देखना बाकी है। कतर के वज़ीर आज़म की और सदर ट्रंप की जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद अब कतर और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से आगे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती का मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया है। इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं और इन वाक़यात का सद्देबाब कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। कराची में एक वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है, 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी, वाक़या जो है वो कराची के इलाके ये कयूमाबाद है, वहां पर ये पेश आया है, और ये बड़ा ही एक अनोखा वाकया है, दर्दनाक वाकया है, और एक जिनसी दरिंदे की एक कहानी है ये बड़ी अजीब सी, कि वो पिछले 10 सालों से ये सब कुछ कर रहा था, और ये 10 साल जो है वो उसके वो हैं जब वो इस इलाके में रह रहा था। जो उसकी इब्तिदाई अभी तक की इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक वो 2011 में एबटाबाद से कराची आया था, और कराची में आने के बाद
वो पहले शाह रसूल कॉलोनी में रहता रहा और वहां पर जो है फिर मुख्तलिफ जगहों पर उसने जॉब्स की हैं। वो अपनी जॉब्स की तफसीलात बता रहा है, मैंने फलां जगह जॉब की, फलां जगह जॉब की। फिर कुछ अरसे के बाद ये 2016 में उसने जो है वो यहाँ पर जो कयूमाबाद है वहां पर जो है उसने ये रिहाइश अख्तियार कर ली थी। और यहाँ पर पहले वो बचत बाजार जो होते हैं मुख्तलिफ, जो बुध बाजार, मंगल बाजार, इतवार बाजार, वहां पर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल लगाता था। और फिर उसने इस इलाके में एक परचून की दुकान खोल ली थी, जहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी चीजें होती है ना, खाने पीने की, इस तरह की चीज जो होती है, उनकी दुकान खोल ली थी। और वहां पर जो बच्चे आया करते थे। फाहिम साहब, गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह एक सीनियर आदमी हैं और क्राइम की दुनिया को बड़ा जो है ना बेहतर अंदाज में समझते हैं। हम आपसे समझना और जानना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये अलमिया क्यों है कि इस तरह के जब वाकयात हो तो हादसाती तौर पे तो वो सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या हमारी तमाम एजेंसीज, हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पुलिस, ये सब सोए हुए हैं कि इनको खुद से कुछ पता नहीं चलता? जावेद इकबाल वाला वाकया हो और हमारे जंग अखबार के दफ्तर आ जाए खुद कि मैंने ये किया है तो ये जागते हैं। ये वाकया हो तो एक यूएसबी बरामद हो जाए तो उनसे उन्हें पता चलता है, बच्ची यूएसबी घर ले जाए। तो ये पुलिस हमारी या कानून नाफिज करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं? देखिए इमरान साहब, पुलिसिंग जो है ना वो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस होती है और दुनिया में हमेशा यही होता था, पाकिस्तान में भी यही होता है। ये जो बात की चीजें ना, फॉरेंसिक साइंस वगैरह, तो बात के आइटम्स है ना। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो मुझे ये नजर आ रहा है कि अब पुलिस के पास इस नाम की कोई चीज रही नहीं गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये पुलिस कल्चर है हमारा, ये पुलिस स्टेट है। लोग पुलिस से उस तरह से ताउन करते हुए डरते हैं कि जनाब हम जो है अगर लोग पुलिस तक कोई इत्तला लेकर जाएंगे तो कहीं हम ही ना फंस जाए। और इस केस में भी किसी हद तक यही होता हुआ नजर आया है कि जो यूएसबी उस बच्ची ने उसके घर से चुराई है, उसमें जब वो मूवी डलवाने के लिए अपनी एक वीडियो अपलोड कराने के लिए लेके गई है दुकान के पास, तो वहां पर जो शख्स था जिसने इस वीडियो को देखा, जो यूएसबी को देखा, उसमें वीडियोस देखी, उसने भी फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला नहीं दी। उसने पहले इलाके के चेयरमैन को जो है उसने इस मामले में एतमाद में लिया, फिर वो जो है वो जाके उसने पुलिस को बताया। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस सिफर है इस वक्त पुलिस की, और उसी की वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। पुलिस को ये नहीं देखा, बच्चों ने अपने घर पे आके नहीं बताया। 2016 से वो ऐसी हरकत कर रहा था तो 2025 आ गया, तो क्यों इतनी देर लगी मुलजिम को पकड़ने में और बच्चे क्यों नहीं घर जाके बताते रहे? देखिए ये वाकई एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब आखिर 10 साल क्यों लग गए। अब इसमें जो अभी तक मुलजिम से इंट्रोगेशन हुई है उसमें वो यही कह रहा है कि जनाब वो बच्चों को लालच दिया करता था, उनको पैसे दिया करता था, उनको चीजें दिया करता था, इसके बदले जो है वो उन्हें खामोश रहने की एक तरह से वो कीमत अदा करता था। और इस कीमत की वजह से जो है वो बच्चों ने जो है वो घर जाके नहीं बताया। और जो ये आबादी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कयूम आबाद की, ये पतली पतली गलियों में एक छोटी सी कच्ची आबादी टाइप ये एरिया है। यहाँ पर जो है वो किसी घर के नीचे जो है वो दुकान खोल ली जाती है। उस दुकान में बैठा हुआ जो परचून चलाने वाला शख्स होता है, दुकानदार, वो जो है वो इस नौयत की वारदातें कर रहा होता है। बच्चों को बहला फुसला कर, चीज दिलाने के बहाने, मुफ्त में कोई चीज देने के बहाने जो है वो उनके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है। और ये बड़ा ही, इस दफा तो मैं हैरान हूँ इतना, इसके जो डेटा मिला है ना याकूब साहब, वो बड़ा अजीब है। फाइम, मैं यही आपसे इसी सवाल पे आ रहा था डेटे पे कि आप ये देखें कि 357 के करीब वीडियोस मिली हैं। अब मामला ये है कि यहाँ जिस तरह से आप कह रहे थे कि एक बाकायदा आप कहते हैं कि एक इदारा होता था जिसको मुखबिर कहा जाता था, लेकिन चले वो तो सब कुछ खत्म हो गया, पुलिस के मुखबिर तो खत्म हो गए, कार खास भी खत्म हो गए, क्योंकि जब से पुलिस ने सिर्फ पैसे कमाने शुरू कर दिए मुबैना तौर पे, उसके बाद वो पुलिसिंग उस तरह से तो खत्म हो गई। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जिस तरह की ये चीजें सामने आई हैं, या जो लोगों से आप जैसे रिपोर्टर्स के साथ सीनियर लोगों से जो जाती मेरी गुफ्तगू हुई है, वो तो दिल लर्जा देने वाले वाकयात हैं जो बयान करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त हमारा जो कानूनी पेचीदा सिस्टम है उस निजाम में इस दरिंदे को सजा मिलती आपको नजर आती है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका सवाल। इस वक्त तक भी पुलिस सिर्फ 4 FIR दर्ज कर सकी है अभी तक। 10 तारीख से अब तक जो है सिर्फ 4 FIR ही पुलिस दर्ज कर सकी है। और ये कोशिश है कि जनाब कुछ और लोग, जाहिर वीडियोस तो आ गई हैं सामने, बच्चे शनाख्त कर लिए गए हैं बहुत बड़ी हद तक, उस इलाके के ही रहने वाले हैं,
उनके वालिदैन को बुला के उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि भाई खुदा के लिए FIR कराओ, लोग FIR नहीं करा रहे हैं। होगा क्या, कोई गवाह जो है सच नहीं मिलेगा अलावा उस वीडियो वाले के, और जो फॉरेंसिक के नतीजे में ऐसा भी लग रहा है कि 10 साल से वो दुकान चला रहा था उस इलाके में। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे वाक़यात अब हमने देखा कि छुपते नहीं हैं, लेकिन ये वाक़या और ये आदमी 10 साल से दुकान खोल के ऐसी घिनौनी हरकत करता रहा वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात सार अफराद भी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी तक जो है कोई और शख्स जो है इसका कोई शरीक मुजरिम भी अभी तक सामने नहीं आ सका है। एक और चीज का शुबा बहुत ज्यादा है और जिसके ऊपर अभी तक तो पुलिस मना ही कर रही है कि कहीं किसी तरह इसका कोई राब्ता डार्क वेब से हो। ये वीडियोस जो बच्चों की वीडियोस हैं, इनकी बड़ी डिमांड होती है डार्क वेब के ऊपर। ये किसी तरह से वहां तो कोई अपना इनको सेल तो नहीं कर रहा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है। अभी तक तो उनका कहना है कि उन्हें इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ये वीडियोस बना रहा था, जिस तरह से मोबाइल से मिली है, एक अदद ऐप मिली है जिसके जरिए जो है वो सबकी वीडियो की प्रोफाइलिंग करता था, उसके ऊपर थंबनेल लगाता था, उसके ऊपर थंबनेल को नाम देता था, उस बच्चे का अपना नाम और उस बच्चे का नाम जो है वो साथ साथ लिखता था। ये उसको एक तरह से वो टाइटल भी देता था, डायरी में अलग नोट करता था। ये सारी चीजें जो है ना, ये मुझे बड़ा मुश्तबा लग रहा है कि इस तरह से प्रोफाइलिंग जो है एक अनपढ़ आदमी। फुटेजेस मिल गई, बच्चे नजर आ रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ ज्यादती हुई, 300 से ऊपर वीडियोस हैं, वो मिल गई हैं पुलिस को। अगर बच्चों के जो वालिदैन हैं, मुतासरीन के जो रिश्तेदार हैं या वालिदैन हैं, वो अगर नहीं भी FIR कराते तो क्या पुलिस या स्टेट अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा सकती है इस मुलजिम पर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वाक़े से जो है इसमें तो पूरे इलाके में एक सरासरगी फैल गई है ना। एक कानून अभी तक जो है देखें, पीका इसमें लगा है, ठीक है। पीका के तहत पुलिस जो है वो कई मुकदमात कर सकती है। यानी मैं तो ये कहूंगा कि अगर 357 वीडियोज हैं तो 357 मुकदमात इस शख्स के खिलाफ हो सकते हैं। जो हुदूद ऑर्डिनेंस की दफात हैं वो इसके ऊपर लग सकती हैं, पुलिस चाहे तो कर सकती है। लेकिन मसला वही है कि जो हमारा आगे का जुडिशियल सिस्टम है ना, वहां जाकर जो पुलिस को प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको जहन में रख के अभी से उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से कुछ गवाह पैदा कर लिए जाएं, कुछ ऐसे शवाहिद आ जाएं जिनकी बुनियाद पर हम मुलजिम को जो है जब अदालत में पेश करें तो कम से कम उसको सजा हो सके। ये हमारे यहाँ जो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अब बना दिया है। फाहिम, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम पुलिस पे तो हमेशा तनकीद करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे भी तनकीद करते हैं और बजा तौर पे करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो अपना घरेलू निजाम था, आप नहीं समझते कि उसकी भी कलई इसने खोल के रख दी है कि वो जो तरबियत थी, वो जो माँ बेटी का एक रिश्ता था, वो कहीं पे हम भूल आए हैं, जिसकी वजह से बेटी के साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो वो जाके अपनी माँ से भी जिक्र नहीं करती, घर वालों में किसी से जिक्र नहीं करती। क्या ये भी तो सोचे कि कहीं हम इतनी पस्ती में क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं इसका जो सिंपल और सादा सा जवाब देता हूँ जब ऐसा सवाल मेरे सामने रखा जाता है, तो ये जो हमने अपने बच्चों को मोबाइल देकर उनके ऊपर से बिल्कुल ही नजर हटा ली है, ये सबसे बड़ी इसकी वजह है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट मौजूद है, वो उसमें क्या देख रहे हैं, वो किससे जो है मुतासिर हो रहे हैं, उनके जहनों में क्या चल रहा है, आजकल के वालिदैन को ये नहीं पता। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस आबादी की हम ये बात कर रहे हैं, जिस इलाके की हम ये बात कर रहे हैं, ये कराची की एक मज़ाफ़ाती बस्ती है। वहां पर रहने वाले गरीब तबका है। वहाँ अमूमन जो है यही होता है कि माँ और बाप दोनों ही जो है वो मुलाजमत कर रहे होते हैं। घरों में बच्चे जो हैं वो 8, 9, 10, 12 साल के बच्चे जो बच्चियां जो हैं वो घरों में अकेले रह रहे होते हैं। दिन में वो क्या कर रहे होते हैं ये माँ बाप को नहीं पता चलता जिस वक्त वो जॉब्स पे होते हैं। तो आपकी बात बहुत हद तक ठीक है। हमने जो है जो हमारा एक फैमिली सिस्टम था वो अब हमें अपनी सोसाइटी में नजर नहीं आ रहा है, और वो जो नजर रखना होता था, फिर सबसे बढ़कर इसमें सिर्फ और सिर्फ वालिदैन नहीं, मोहल्ले वालों का बड़ा अहम किरदार होता था। वो देखते थे कि फला घर का बच्चा या बच्ची जो है वो कहाँ जा रही है, वो उसको जो है रोक टोक किया करते थे। आज वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, और यही वो वजह है। शख्स को किसी किस्म का खौफ नहीं था, ना उससे किसी के वालिदैन ने आके पूछा, ना मोहल्ले वालों ने आके पूछा, ना वालिदैन ने पूछा, ना मोहल्ले वालों ने पूछा, ना आसपास जो लोग थे ना उनकी जानिब से कोई तवज्जो दी गई। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी, आप हमें इस मामले पे बता रहे थे। किसी क्राइम को करना और उस क्राइम को छुपाना ये सबसे बड़ा क्राइम है। ऐसे क्राइम के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह ये है, एक मुलजिम जिसके फ़ोन से 357 वीडियोज़ बरामद होती हैं, लेकिन उस पर सिर्फ FIR 4 की गई हैं। समझ नहीं आता कि क्यों लोग जो मुतासरीन होते हैं
हैं वो क्यों ऐसे वाक़यात को छुपाते हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते ही चले गए हैं। और इस मामले पर हम आगे भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।